हेलो एवरीवन। तो आज हमारा मोशन का 4th लेक्चर है। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर में हम किस किस चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात किया था एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसके बाद हमने बात किया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसके बाद हमने बात किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, और इसमें हमने डिस्टेंस टाइम के ग्राफ के बारे में हमने बात कर लिया था। ठीक है, इसमें हमने 4 केस देखे थे ग्राफ के। एक तो ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ, ये आपके पास थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, और ये आपके पास फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के ग्राफ के बारे में। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही बनने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे तरीके से डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को एक बार रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आप लेके चलो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के ग्राफ का जो आपके पास स्लोप होगा वो आपको क्या देने वाला है, वेलोसिटी। ठीक है, वो आपको क्या देने वाला है, वो आपको देने वाला है वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, दैट इज द फर्स्ट। ठीक है, कि ये आपके पास यहां पर हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास हो गया टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ तो आपके पास यही बनेगा, सिंपल ये वाला। ठीक है, यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट एस नॉट। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, हाँ, ये बिल्कुल फर्स्ट वाला केस है। ठीक है, जिसमें आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू कितना है आपके पास, 0 है। इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो आपके पास कितना है, एस नॉट है ना। इसका सीधा मतलब क्या है कि बॉडी इज नॉट एट ओरिजिन। ठीक है, बॉडी इज नॉट एट ओरिजिन। ठीक है, बॉडी आपकी ओरिजिन पर नहीं है, बॉडी आपकी एस नॉट पर है। ठीक है, टी इक्वल 0 पर, सिंपल। ठीक है, उसके बाद सेकंड ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा। ठीक है, सेकंड ग्राफ आपके पास कौन सा बनेगा, बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही ग्राफ यहां पर बनने वाला है। इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज द पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया टाइम, और यहां पर आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इट इज अ ग्राफ विच इज द स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस केस में पहली बात, इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इस केस में वेलोसिटी कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का सीधा सा मतलब क्या है, स्लोप आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, स्लोप आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यहां पर जो tan थीटा होगा, ठीक है, मतलब जो आपका स्लोप है बेसिकली m, दैट इज द स्लोप, वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चाहे आप यहां पर बात कर लो, चाहे आप यहां पर बात करो, चाहे आप यहां पर बात करो, हर जगह आपका जो यहां पर थीटा होगा वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो स्लोप आपका कांस्टेंट होगा, इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अब कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 ग्राफ यहां पर और थे। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा था डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बिल्कुल एज इट इज ही ये चलने वाला है। ठीक है, ये आपके पास टाइम, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये आपके पास ग्राफ।
ठीक है, तो इट इज ए पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, पैराबोलिक। ठीक है, तो पहली बात t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0, पार्टिकल कहाँ पर है बोलो, एट t इक्वल टू 0, पार्टिकल एट ओरिजिन, है ना, पार्टिकल आपका ओरिजिन पर है ना, बिल्कुल यहाँ पर 0,0। ठीक है, और पहली बात ये, दूसरी बात क्या होगा, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या मैंने बोला था, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, उस केस में आपकी स्पीड बढ़ रही थी, इसमें वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, मतलब बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेटेड बॉडी है, सिंपल सा मतलब ये है। एक्सेलरेटेड बॉडी का मतलब ही क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद एक टाइप का ग्राफ यहां पर और था, ये आपके पास हो गया टाइम। ठीक है, और ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये आपके पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ। ठीक है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, गिरता हुआ आपके पास पैराबोला, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इस केस में आपकी वेलोसिटी डी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब डी एक्सेलरेटेड बॉडी है। ठीक है, डी एक्सेलरेटेड बॉडी, डी एक्सेलरेटेड बॉडी का मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, और t इक्वल 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, 0 पर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, सिंपल से मतलब ये। ठीक है, तो ग्राफ देख करके आप बता सकते हो कि t इक्वल 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस केस में t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। ठीक है, पार्टिकल एट ओरिजिन नहीं बोल सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0, अगर डिस्टेंस की कहानी है तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि पार्टिकल एट ओरिजिन। ठीक है, t इक्वल 0 पर पार्टिकल एट ओरिजिन। ठीक है, और इस केस में भी t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल एट ओरिजिन। ठीक है, इन कहानियों तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि एट t इक्वल टू 0, ठीक है, पार्टिकल एट ओरिजिन, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है, पार्टिकल एट ओरिजिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल एट ओरिजिन न बोल करके, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बोलो कि t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0। ठीक है, t इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये और अच्छा स्टेटमेंट होगा, ठीक है, समझने के लिए कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी होती है, 0 भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस 0 होने का सीधा मतलब है कि पार्टिकल आपका ओरिजिन पर है, तभी आपका डिस्टेंस 0 है। ठीक है, क्योंकि आप वहां पर केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये होगा, आप ये लिखोगे t इक्वल 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना है, वो 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल भी है जो कि आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाएगी कहानी को। ठीक है, क्या बोल रहा है ये आप देखो, कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, मैं ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक सेकंड देखना। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये और अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो द जर्नी ऑफ अ वुमन गोइंग टू कॉर्नर शॉप एंड बैक। ठीक है, ये शॉप छोड़ो। ठीक है, आप तो बस इस ग्राफ को देखो कि ग्राफ कैसा है। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है। तो पहला क्या पूछा है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आप ये देखो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ठीक है, उस ओमेन ने चलना स्टार्ट किया, मतलब t इक्वल 0 सेकेंड पे बेसिकली उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। फिर t इक्वल टू 30 सेकेंड पे, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 60। ठीक
ठीक है, कितना हो गया 60। तो पहले उसने डिस्टेंस आपसे पूछा है तो आप सिंपल डिस्टेंस देखो, ठीक है। फिर यहां से यहां में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहां से यहां में, ठीक है, फिर यहां से यहां में ओमेन ने कितना चल, देखो यहां पर था 60 मीटर, ठीक है। फिर यहां पर आ गई, फिर से वो 0 मीटर पर आ गई। यहां पर वो पहले 0 मीटर पर थी और यहां पर कितना गई थी, 60 मीटर गई थी। तो आप पहला तो ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना चली। तो आपको ये देखो, पहले वो 30 सेकंड में चली है 60 मीटर, ठीक है। फिर 30 सेकंड से 60 सेकंड तक बिल्कुल ये लाइन है, मतलब उसने कोई भी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर पॉइंट दे दूं कि इट इज द ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो जब आप डिस्टेंस के बारे में बात करोगे, ठीक, जब आप डिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो डिस्टेंस आपके पास होगा ए बी और प्लस का सी डी, क्योंकि बी सी तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, वहां तो 0 है, वो चला ही नहीं है कोई डिस्टेंस, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 60 और प्लस का 60 और मतलब 120 मीटर, ठीक है। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे, ठीक है, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे, यहां पर इसने क्या पूछा, हर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है ना, वो फाइनली कहां पर आ गई, 0 पर आ गई, और ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, ठीक है। तो फाइनली कहां पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या 0 पर आ गई ना, यही तो उसकी फाइनल पोजीशन, इट इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो हर वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज, तो आपको समझ में आ रहा है, देखो जब आप ए बी के बारे में बात करोगे ना, जब आप ए बी के बारे में बात करोगे, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, तो आप वेलोसिटी बस बता दो कितना होगा, मतलब आप यहाँ पे स्लोप बता दो कितना होगा, ये tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये tan थीटा आपके पास होगा, ठीक है, ये देखो आप, ये है ना, यही तो आप देखोगे तो आपको 60 है ना, ये आपके पास 60 है ना, 60 ये देखो आप, और ये आपके पास कितना है 30, तो 60/30, 60/30, 60/30 का मतलब हो गया 2। तो ए बी के लिए तो आपके पास हो गया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ए से जब वो बी तक पहुंची है, ठीक है। फिर उसी प्रकार जब आप बी से सी देखोगे तो बी से सी में वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने अभी बताया था कि ये जो है ये लाइन बिल्कुल टाइम के लाइन के पैरेलल होती है, तो उस केस में वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, मतलब आपका बॉडी रेस्ट पर होता है, तो इस केस में तो कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप कौन सी बात करोगे, सी से डी की बात करोगे, तो सी से डी में ये है तो स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है तो स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आप देखो यहां पे जैसे मैंने ये बनाया था, ठीक है, अगर अच्छा वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम ना, हाँ ठीक है, अगर कल को ये आपके पास ऐसे होता, ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे होती, समझना, ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एंगल के बारे में आप बात करते हैं ना, इस tan थीटा के बारे में आप बात करते हैं कि यहां पर स्लोप कितना है। तो यहां पर आप ध्यान देना, ये पहले बात आप ये देखो, यहां पर ये जो एंगल बना है, मैंने कहा ना हमेशा टाइम के एक्सिस के साथ आप देखो कि वो कितना एंगल बना रहा है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर एंगल आपने ऐसे मेजर किया, ऐसे मेजर किया, मतलब ये क्लॉकवाइज एंगल आप मेजर करते हो हमेशा, क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हो ना, तब तो कहानी आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा जब आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया जाता है तो, ठीक है। लेकिन आप यहां पर देखो, यहां पर ये लाइन है, ठीक है, और ऐसे है, समझना। तो यहां पर आप ऐसे मेजर करोगे ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो ना आप, घड़ी आपकी ऐसे चलती है, ये 12 होता है, ये 6, तो घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे, सॉरी एक मिनट, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, हाँ एक सेकेंड, ये एंटी क्लॉकवाइज है, नॉट क्लॉकवाइज। ये आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो ना, आप ऐसे मेजर कर रहे हो, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर आप
एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तब तो आपको पॉजिटिव लेके चलना है। अगर आपका थीटा ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो उस केस में ये आपको नेगेटिव ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखना, ठीक है, कि आपका थीटा कैसा आ रहा है। ठीक है, वो क्लॉकवाइज मेजर करने पर आ रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पर आ रहा है। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज पर आएगा तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज पर आएगा तो नेगेटिव होगा। सिंपल सा आप ये कहानी याद करके चलो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है, ऐसे अगर मैं एक और आपको बता दूं, ठीक है, ऐसे मान लो कि आपका ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, ये बेसिकली में स्लोप। ठीक है, आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि कब आपका एंगल पॉजिटिव कब नेगेटिव। मान लो ये अगर लाइन है तो ये एंगल तो कैसा होगा, हाँ, ये आप ऐसे घूमे हो, मतलब आप घूमे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आपके पास जो tan थीटा होगा वो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। मतलब स्लोप आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप बस ये कहानी याद रखो कि अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज चले तो आप पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलोगे तो आप नेगेटिव। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये कहानी में जब आप इस tan थीटा के बारे में बात करोगे तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप होगा, और वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपके पास फिर से आप वही करोगे। ठीक है, ये हाइट आप देखोगे, ये फिर से 60 है, और ये कितना है, ये कितना है, तो ये 50 और ये 70, तो ये आपके पास हो गया 20, है ना, ये डिस्टेंस आपके पास हो गई 20। ठीक है, तो ये 60/20 है ना, ये 50 है और ये 70, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/20, सॉरी 60/20। तो 60/20 का मतलब हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, वो भी माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया, आपने इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, आपने वेलोसिटी निकाल लिया एच स्टेज का। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी और इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये तो आपको फॉर्मूला है। ठीक है, कि एवरेज, ठीक है, अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपके पास होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ, 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर, तो ये हो गया 120, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आपके पास है 0 से ये 70 सेकंड तक, है ना, ये 70 ही है ना, हाँ ठीक है, ये 70 ही है। तो ये हो गया 120/70, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। और जब आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करोगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो आप लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। ठीक है, वो 0 मीटर से स्टार्ट किया था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, और ये इसका फाइनल था, तो फाइनली फिर से वो 0 पर ही आ गया। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करोगे तो इसमें वाई एक्सिस में तो चला ही नहीं है। ठीक है, अगर वाई एक्सिस में चला ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपका वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो सिंपल आपके पास ये कितना हो जाएगा, 0/70। ठीक है, मतलब 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सारे आंसर निकल करके आ गए। ठीक है, उसने टोटल कितना डिस्टेंस चला, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसकी वेलोसिटी बताओ हर एक स्टेज पे। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना हुआ, एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको स्लोप में हो सकता है, मे बी, अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो, लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कब आपका स्लोप पॉजिटिव होगा और कब आपका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, सिंपली आपको अभी तो स्ट्रेट लाइन जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बस आप इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है क्लास 9th में। ठीक है, बस यही है आपके लिए, अभी तो इतना ही आपको लेकर के चलना है। स्लोप के बारे में ज़्यादा आइडिया आपको नहीं लेना है, जितना मैंने बताया ये पर्याप्त है। ठीक है, और अब उसके बाद थर्ड टाइप के ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड और टाइम के ग्राफ के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो आपका नेगेटिव ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़, पहली बात आप याद रख के चलना, क्या, पहला कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, वो आपको देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन।
ठीक है। और जब आप वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बनाओगे तो जो एरिया होगा इसके अंडर का, ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच अंदर का जो एरिया होगा वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब आप सोचोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दे सकता है, मैंने कहा बिल्कुल दोनों दे सकता है। कैसे? देखो, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपकी है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक रैंडम ग्राफ आपको बना रहा हूँ, रैंडम ग्राफ है, ठीक है, इसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचना, इट इज ए रैंडम ग्राफ, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी बनेगी, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपका बनेगा टाइम, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये एक ग्राफ बना दिया, कुछ इस प्रकार से आपका ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये देखो, जो ग्राफ ऊपर रहेगा, ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ ऊपर है ना, ये लूप ग्राफ का ये लूप ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। तो जो ऊपर रहेगा, ठीक है, जो वाला ग्राफ ऊपर रहेगा आप उसको बोलोगे कि ये पॉजिटिव एरिया है, ठीक है। इसके अंदर का कुछ एरिया होगा ना, ठीक है, ये अगर लूप बना है तो इसका कुछ एरिया होगा ना। जैसे ये सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया होता है कि नहीं है। उसी प्रकार ये जो शेप बना है इसका भी कुछ एरिया होगा, तो इस एरिया को मैं पॉजिटिव एरिया बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी ऊपर का एरिया होगा उसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव एरिया। ये भी आपके पास जैसे पॉजिटिव एरिया है, ठीक है, लेकिन ये आपके पास क्या है, नेगेटिव एरिया है, क्योंकि ये नीचे है तो आप इसको नेगेटिव एरिया बोलो, ठीक है। अगर मैं इस एरिया को बोलूं कि ये कुछ A1 आएगा जब आप सॉल्व करोगे, तो मान लो कि इसको सॉल्व करने पर ये कुछ A2 आया, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इस एरिया का वैल्यू कुछ A3 निकल करके आया, ठीक है, कुछ वैल्यू निकल करके आया एरिया का, ठीक है। तो जो आप डिस्टेंस लिखोगे, ठीक है, जो आप डिस्टेंस लिखोगे, तो मैंने कहा डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो डिस्टेंस आपके पास सीधे होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। आपको सोचना ही नहीं है कौन सा पॉजिटिव एरिया है और कौन सा नेगेटिव एरिया है, आप तो टोटल एरिया निकालो, उनको ऐड कर दो तो आपके पास डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे, ठीक है, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट में आपको देखना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव एरिया है और कौन सा नेगेटिव एरिया है, ठीक है। तो जो नेगेटिव एरिया होगा ना उसको आप हमेशा घटा दोगे, दैट्स इट। पॉजिटिव एरिया को ऐड करोगे, नेगेटिव एरिया को आप घटा दोगे, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ जाने वाला है, ठीक है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ जाने वाला है, दैट्स इट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ, ठीक है, इस पे ज़्यादा नहीं, ठीक है, आप बस 3 या 4 ग्राफ देख लो, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ आपके लिए क्या बन सकता है, जैसे ये आपके पास वेलोसिटी, ठीक है, और ये आपके पास टाइम, ठीक है। तो पहला तो आपके लिए ग्राफ यही बनेगा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, लेट वी नॉट, ठीक है। तो इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, ये एक केस है यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये केस है यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। और उसके बाद क्या, मैं यहां पर आप बोल सकते हो कि एट t इक्वल टू 0, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू 0 पे, तो आप कहोगे वो v नॉट है, ठीक है, v नॉट मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो मैंने कहा था एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा कि जो स्लोप होगा वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली स्लोप होगा, और स्लोप इस केस में कितना है, 0 है। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, tan थीटा आपके पास 0 है, ठीक है। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात जब वो करेगा तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास ग्राफ है ना, तो आप इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालो, मतलब कि यहाँ तक अगर ये आपका पास ग्राफ गया है तो आप ये देखो कि इसके अंदर ये कितना एरिया है, ये टोटल, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर डिजाइन निकाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब इस पार्ट को मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है। इस एरिया को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस एरिया के बारे में आपको बात करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है, ये t इक्वल टू 0 सेकेंड है, मान लो ये t इक्वल टू t0 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, और इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि केवल आपके पास पॉजिटिव एरिया ही है ना, केवल एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस केस में बराबर ही होने वाले हैं, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, इसका जो एरिया होगा। इट इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, हाइट तो आप होगे इसकी हाइट बराबर है v0 के, ठीक है। तो ये v0 इंटू ये कितना है, ये वाला लेंथ, ये आपके पास है t0, है ना, t0 ही तो है, तो v0 इंटू t0, ठीक है। ये आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इतना मीटर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप का ग्राफ, ठीक है, ये तो एक टाइप का हो गया, ठीक है। दूसरा ग्राफ, ये आपके पास टाइम, ठीक है, और ये आपके पास वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा ग्राफ ये वाला हो गया, मान लो इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज द पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो इस केस में पहली बात एट t इक्वल टू 0, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, पहली बात, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको और क्या समझ में आ रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो आपको देने वाला है एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। स्लोप कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां पर होने वाला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सिंपल सी ये यहां पर कहानी निकल करके आने वाली, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है तभी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल स्पीड में यहां पर इंक्रीमेंट होने वाला है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आपका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ये भी आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर ग्राफ आपके पास ऐसा हो जाता, ठीक है, कि ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट देखना। अच्छा, पहले मैं इस ग्राफ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि एरिया तो आप निकाल लोगे ना, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपको एरिया निकालना पड़ गया, ठीक है, तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, इट इज ए ट्रायंगल,
ठीक है। अगर आप यहाँ पर वी नॉट में बोल दूँ, अगर ये मैं टी नॉट बोल दूँ, ठीक है, ये तो आपके पास 0 सेकेंड ही है, तो जो एरिया निकल करके आएगा, मतलब जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया आपके पास एक्स एक्सिस के मतलब टाइम वाले एक्सिस के ऊपर का ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, क्योंकि टोटल एरिया आपका पॉजिटिव ही है, नहीं टोटल एरिया आपका क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो एरिया निकल करके आएगा, ठीक है, जो एरिया निकल करके आएगा, एरिया कितना होगा, तो आप हो गए हाफ बेस कितना है टी नॉट, ठीक है, और हाइट कितना है वी नॉट, ठीक है, और यही किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस के। ठीक है, सिंपल, आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और उसके बाद एक ग्राफ और, ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बन करके आ जाए, ठीक है, अगर आपके पास ये आपके पास वेलोसिटी है, ठीक, और ये आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ कल को ऐसा आ गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस केस में आपके पास यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी वी नॉट, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया, मान लो ये तो आपके पास t इक्वल टू 0 सेकेंड है, ये कुछ t इक्वल टू आपके पास t नॉट है, ठीक है, और ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि एट t इक्वल टू 0, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो कितना है, वी नॉट मीटर पर सेकेंड है। दूसरी बात आपको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी घट रही है ना, टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है, टी इक्वल 0 पर वी नॉट था, फिर किसी दूसरे टाइम पर देखोगे तो वेलोसिटी घट करके यहाँ पर आ गई है कि नहीं है, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, विथ टाइम, टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी इज डी एस्लरेटिंग, मतलब बॉडी डी एस्लरेट कर रही है ना, मतलब डी एस्लरेटिंग कहने का मतलब ये है कि एस्लरेशन आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एस्लरेशन आपके पास कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और वो है भी, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास स्लोप है, और मैंने यहाँ पर कहा था कि ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो इसका मतलब इस केस में आपके पास जो स्लोप है, ठीक है, आपके पास जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और स्लोप ही आपके पास क्या होगा, एस्लरेशन होगा। ठीक है, स्लोप ही आपके पास क्या होगा, एस्लरेशन होगा। ठीक है, आई थिंक ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो बस आप ग्राफ को रीड करना सीखो, दैट्स इट। ठीक है, आपको क्लास 9th में ऐसे प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना आपसे कोई एनालिसिस नहीं करवाएगा, लेकिन हाँ ग्राफ देख करके आपको कहानी को समझना आना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप, मैं आपसे सोचता हूँ कि इतना तो आप कर लोगे। ठीक है, एक मैं ग्राफ और बना के आपको अच्छा यहाँ पर भी आपके पास, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, भले ही एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मान रहा हूँ एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव है, स्पीड आपकी घटेगी, नो डाउट घटेगी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, भले ही वो नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, और इसको भी आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही बोल सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी, सॉरी यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड बॉडी, नॉट एक्सेलरेटेड। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आप इसको यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड बॉडी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड बॉडी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड बॉडी बोल सकते हो कि स्पीड घट रही है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड ही घटेगी। ठीक है, आई थिंक ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड बॉडी है मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल स्पीड कम होगा, मतलब कि अगर t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, अगर t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी,
ठीक है। और अगर t इक्वल 2 सेकेंड में ये वेलोसिटी घट के 8 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो 2 सेकेंड में अगर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कम हुई, तो जब आप 4 सेकेंड पर देखोगे तो पक्का इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड ही कम होगी। फिर जब आप t इक्वल टू 6 सेकेंड पर देखोगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हर 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की कम होगी। इसका मतलब घट रहा है, लेकिन एक यूनिफॉर्म घट रहा है, मतलब इट इज यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्लोप तो आपके पास कांस्टेंट ही है, तो एक्सेलरेशन तो आपके पास कांस्टेंट ही होगा, भले ही एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो क्या होगा। ठीक है, तो ग्राफ देख करके आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, एक ग्राफ में और बना रहा हूं। ठीक है, बस आप मुझे इसमें इतना बता दो कि ये किस टाइप का मोशन है, दैट्स इट, और मैं इसमें कुछ नहीं जानना चाहता। ठीक है, यहां पर मैंने वेलोसिटी बना दिया और यहां पर मैंने टाइम बना दिया। ठीक है, और ग्राफ आपके पास मान लो कुछ ऐसा है। ठीक है, लेट सपोज कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। ठीक है, कैसा भी कुछ ऐसा रैंडम सा ग्राफ है आपके पास, तो आपको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी बढ़ी, फिर घटी, बढ़ी, घटी, बढ़ी, घटी। ठीक है, मतलब कि आप इसमें ये बताना चाहता हूं कि इस केस में स्लोप आपका कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। यहां पर स्लोप कुछ और होगा, फिर यहां पर अलग, फिर यहां पर अलग, फिर यहां पर अलग। ठीक है, मतलब कि इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है, ये आपके पास कौन सा केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है, एक्सेलरेटेड बॉडी, इट इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी, दैट्स इट। ठीक है, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो आई थिंक इस ग्राफ को देख करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ठीक है, आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्राफ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ग्राफ पर ही आपके पास हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, करा कि द डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका सीधा मतलब क्या है, हाँ, कि इसके अंडर का जो एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस देगा। ठीक है, फॉर अ ट्रेवलिंग कार बिटवीन द टू सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट। तो कह रहा कैलकुलेट द डीएक्सेलरेशन ऑफ द कार फॉर द लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, ऑफ द जर्नी, एंड कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन द टू सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें मुझे ये बता दो कि टोटल डिस्टेंस कितना है, उसके बाद मैं आपसे और सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा आपको होगा कि वो बराबर होगा एरिया के। ठीक है, एरिया अंडर, ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, है कि नहीं है। ठीक है, और ये तो बहुत सिंपल ज्योमेट्री है। ठीक है, इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपसे इस एरिया के बारे में पूछ रहा हूं, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं A1 बोल दे रहा हूं, तो आप पहले ये बता दो A1 कितना है। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये एक ट्रेंगल है ना, ये एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ बेस और इनटू हाइट। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ, बेस कितना है बोलो, बेस कितना है 10, और हाइट कितना है, हाइट है 16, तो 10 × 16। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 2 × 5 = 10 और 16 × 5 = 80, तो ये हो गया 80 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार ये अब सेकेंड एरिया बता दो कितना होगा। इसी प्रकार ये वाला एरिया, ये वाला जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया जिसको मैं A2 बोल रहा हूं। ठीक है, तो A2 कितना होगा, तो इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, लेंथ आपके पास कितना है 16 × 10। ठीक है, तो 16 है ना, 16 और इंटू का ये कितना है 10, तो 16 × 10। ठीक है, मतलब ये आपके पास हो गया 160 मीटर। ठीक है, फिर उसी प्रकार ये थर्ड वाला एरिया, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला। ठीक है, A3, तो A3 कितना होगा, A3 भी बोल दो। तो अगेन इट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो फिर से कितना होगा हाफ बेस
और इनटू का हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस आपके पास कितना हो गया, ये 5। ठीक है, 20 से 25 5, और इनटू हाइट कितना है, 16 ही है। तो ये आपके पास कितना होगा, 2 8 16 और 8 5 40, तो ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो आपके पास टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस वो बराबर होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 के। ठीक है, देखो ये मैंने ना एक सिंपल क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने ऐसे ऐसे प्रकार की जियोमेट्री ली है, इसका एरिया बड़े आसानी से निकाल लो। ठीक है, इसमें मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, केवल आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कि कैसे एरिया निकाल करके आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। ठीक है, दैट्स इट, बस मेरा पर्पज है समझाना और आप इसको समझो। ठीक है, क्लास 9th में ऐसा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, बहुत कम चांस है आपसे पूछा जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बहुत एक सिंपल सा पूछ ले तो आप उसको बता लो। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब 80 160 और 40। ठीक है, 80 प्लस 160 और प्लस 40, तो आपके पास ये हो गया 280 मीटर। ठीक है, तो अगर वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 280। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो गया 25, तो 280 बटे 25। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड इट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, और फर्स्ट क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डीएसलेरेशन, ये तो आपके पास सेकेंड था। ठीक है, फर्स्ट उसको डीएसलेरेशन बताओ, तो बॉडी डीएसलेरेट कब कर रही है, ऑफकोर्स ये वाला जो एरिया है। ठीक है, इस वाले केस में है ना, इसको मैं हटा दूं एक बार। ठीक है, इसको आप तो देख ही चुके हो। ठीक, ये वाला जो बॉडी है ना, ये जो लास्ट का 5 सेकेंड है, इसमें ही तो ये स्लोप नेगेटिव है। देखो क्लॉकवाइज आप चल रहे हो तो। ठीक है, तो बस आप बता दो ये स्लोप कितना है, ये वाला स्लोप कितना है, स्लोप, तो स्लोप का मतलब tan थीटा है ना, tan थीटा। तो tan थीटा आपके पास कितना है, ये हाइट कितनी हाइट है, 16 है ना, 16 ही तो है ना, ये 16। ठीक है, और ये कितना है 5, तो 16 बटे 5। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि इट इज ए डीएसलेरेशन। ठीक है, तो माइनस का 16 बटे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट द डीएसलेरेशन ऑफ द कार, वो हो जाएगा 16 बटे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर एक एग्जांपल और है। ये क्या कर रहा है कि यूज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहां पर आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, यहां पर आपके पास ये वेलोसिटी है। कह रहा है कि यूज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द सेक्शन ए। ठीक है, मतलब यहां से लेकर के, ठीक है, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक ये कौन सा ग्राफ है वेलोसिटी या टाइम का, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। इसमें बॉडी क्या कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब यहां पर बस अब अपने ऑप्शन को मैच कराओ। देखो पहला कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, नहीं। ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, नहीं। द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग सेक्शन बी। सेक्शन बी कैसा है, ये वाला ना, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये जो मैंने पहला आपको बताया था ये वाला, जिसमें आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है पार्टिकल का, 0 है। ठीक है, एंड इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर आप देखो द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, नहीं। द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल। ठीक है, और बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, नहीं, एक्सेलरेशन तो कितना है, 0। बॉडी इज स्लोइंग डाउन, नहीं, क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, अगर आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो तो। ठीक है, तो ग्राफ देख करके आपको समझ में आना चाहिए, बस मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, देखो
ठीक है। देखो फिर से आपको एरिया ही निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव एरिया भी मैंने आपको ले लिया है, क्योंकि इस केस में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी निकलवा लूँगा, ठीक है। यहाँ पर बाय द वे आपसे पूछा है एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के लिए तो आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था डिस्प्लेस, जब आपको डिस्टेंस निकालना हो तो उसमें आप कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया तो आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया तो आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस में आपको टोटल एरिया को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, मान लो इस एरिया को मैं A1 बोल देता हूँ, इस एरिया को मैं A2 बोल देता हूँ, इस एरिया को मैं A3 बोल देता हूँ, इस एरिया को मैं A4 बोल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे A1 बता दो कितना होगा। तो आपको होगा इट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इट इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 2, ठीक है, ये 2 बेस है, और हाइट कितना है 10, तो 2 इंटू 10 मतलब कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल ना, तो ये आपके पास हो गया 10 मीटर। A2 बताओ कितना है A2, तो इट इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। इसका ब्रेथ कितना है, ये वाला लेंथ मतलब कितना है 4 और माइनस का 2 मतलब कि 2 है ना, ये 2 ही तो है, 4 माइनस 2 2, और ये कितना है 10 ना, ये कितना है 10, तो 2 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार A3 भी बता दो कितना होगा A3, इट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो हाफ बेस कितना हो गया, अगेन ये लेंथ, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी हो गई 6 माइनस 4 है ना, 6 माइनस 4, ये आपके पास 4 है ना, ये आपके पास 4 है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 2, ठीक है, ये कितना हो गया 2, और हाइट फिर से अगेन कितना है 10 ही है, तो इंटू कितना हो गया 10, तो ये आपके पास फिर से कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार A4 बता दो, A4 कितना होगा, तो अगेन ये फिर से कितना है 2, 8 माइनस 6 कितना होगा 2 होगा, तो हाफ बेस 2 है, और ये हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, तो ये 10 के बराबर ही है, ठीक है, इंटू 10 कर दो आप, तो फिर से कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपसे डिस्टेंस पूछूं, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास निकल करके आ जाएगा सिंपली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, जो कि आपके पास हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 और प्लस 10 मतलब कितना हो गया 50 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो जब मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछता तो यहां पर होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 और माइनस का A4, क्योंकि A4 नेगेटिव एरिया है, इट इज ए नेगेटिव एरिया, तो इसको आपको घटाना पड़ता। तो ये आपके पास आंसर होता 10 प्लस 20 प्लस 10 और माइनस का 10 मतलब ये आपके पास होता 30 मीटर, ठीक है। तो बाय द वे आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड ये आपके पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 50 और टोटल टाइम 8, तो 50/8 आपसे n पूछा है, तो अगर आप इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 4, है ना, 25 और 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो n इक्वल टू 4, ठीक है। आई थिंक ऐसे बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन आपका NCERT का है, ठीक है। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, कि ये आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये दिखा होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है, फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट A, B एंड C, स्टडी ऑफ द ग्राफ एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पूछा विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्ट, तो ये ग्राफ बना है डिस्टेंस और टाइम के बीच का, सिंपल, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो कौन सा कार तेज चल रहा होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो स्पीड क्या होगा, बेसिकली स्लोप होगा, ठीक है, किसका होगा स्लोप होगा, स्लोप ही तो आपको स्पीड देगा। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ बना है तो बेसिकली आपको स्लोप निकालना है क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है, देखना
एक आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास है बी वाला, ठीक है, एक सेकेंड आप देखो, ये वाला जो है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये है बी का, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एंगल होगा ये आपका है ए का, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला, ये आपका है सी का, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे बस बताओ किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, दैट्स इट। तो किसका स्लोप जब सबसे ज़्यादा है वो आपको आंसर यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपल सा सोचो ना, देखो सारे एंगल तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ही हैं, है ना, सब आप एंटी क्लॉकवाइज ही चल के एंगल को मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो आप बस ये देखो थीटा किसका ज़्यादा है, ठीक है, थीटा किसका ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि देखो स्लोप बेसिकली होता है tan थीटा, ठीक है, स्लोप क्या होता है tan थीटा। और आप ये याद रखना, अगर थीटा, ठीक है, अगर थीटा बढ़ेगा, ठीक है, अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, ठीक है, तो tan थीटा भी बढ़ेगा, ठीक है, अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर इसको मैं θ1 बोलता हूँ, इसको θ2, इसको θ3, तो सबसे ज़्यादा थीटा आपको किसको देखने को मिल रहा है, मतलब कि किस पे आपको सबसे ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज मूव करने को पड़ रहा है, उसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है θ1 है, देखो ना आप, ये सबसे ज़्यादा है ना। तो इसमें कैलकुलेट भी क्यों करना, आप सिंपल आप ये भी सीखो, ठीक है, कि जिसका आपको थीटा सबसे ज़्यादा दिखे, ठीक है, उसका एंगल भी और उसका स्लोप भी सबसे ज़्यादा हो, तो उसका tan थीटा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। देख लो, मैं इसको अलग से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब कंसेप्ट मुझे लगता नहीं आप पढ़े होगे, ठीक है। जैसे आपके पास ये एक ग्राफ है ना, ठीक है, ऐसे मैं 3 लाइन बनाता हूँ, एक लाइन मैंने ये बनाया, ठीक है, एक लाइन मैंने ये बनाया, ठीक है, और एक लाइन मैंने ये बनाया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये θ1 है, ठीक है, ये θ2 है, ठीक है, और ये θ3 है, ठीक है, तो आपको लग रहा है ना θ3 सबसे बड़ा है, फिर θ2 है, फिर θ1 है, ठीक है, सिंपल, ठीक है, यही तो है ना ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर भी सिंपली आपको वही देखना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप ये लेंथ देखो, जो आप घूमे हो ना, आप वो लेंथ देखा करो, किसमें सबसे ज्यादा लेंथ के लिए आप घूमे हो। तो θ3 में सबसे बड़ा लेंथ है, फिर θ2, फिर θ1। उसी प्रकार इसमें आप देखो θ1 का सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर θ2 और θ3 में कंफ्यूजन है, नो डाउट, ठीक है। तो ठीक है, उसके बारे में आपको जानना भी नहीं है। तो सबसे बड़ा तो θ1 है ना, तो अगर θ1 सबसे बड़ा है जो कि बी वाले के लिए है, तो बी की स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो बी की स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टर, तो आप बोलोगे बी, क्योंकि उसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर बोल रहा है आर ऑल द 3 इवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, मतलब क्या ये तीनों किसी समय पे रोड के सेम ही पॉइंट पर होंगे, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, ठीक है, आप सिंपली ये देखो, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है टाइम के साथ कितना डिस्टेंस आपकी बॉडी ट्रेवल कर रही है ना। जब मैंने डिस्टेंस और टाइम के बीच के ग्राफ के बारे में बात किया था, ठीक है, ये सेकेंड टाइप स्ट्रेट लाइन वाली कहानी है, ठीक है, ये वाली। तो ये ग्राफ दिखा क्या रहा है कि टाइम के साथ बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि देखना, ऐसे मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस है इस एक्सिस पे, ठीक है, और इस एक्सिस पे मेरा टाइम है, ठीक है। मैंने कहा मैंने 2 ग्राफ यहां पर बनाए, एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ठीक है, कार ए के लिए, ठीक है, मान लो ये कार ए था कोई, उसका मैंने यहां पर ग्राफ ये प्लॉट किया, ठीक है। दूसरा कोई कार है, ठीक है, जो कि यहां से स्टार्ट हुआ और ये कार बी का ग्राफ है,
कार बी का ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर देखो इस वाले टाइम पे अगर आप देखो, ठीक है, इस वाले टाइम पर देखो, मान लो ये t इक्वल टू t0 सेकेंड है, इस टाइम पे इन दोनों का देखो डिस्टेंस सेम है, कुछ यहां पर मान लो x0 मीटर होगा, तो इस टाइम पे इनका डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब कि ये कार ए और कार बी का जो ग्राफ था, ये दोनों ग्राफ जहां पर एक दूसरे को कट किए, ठीक है, वहां पर इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा एक टाइम पे। t इक्वल टी नॉट पे कार ए और कार बी दोनों x0 डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, दोनों x0 डिस्टेंस पर हैं। तो यहां पर अगर आपको तीनों कार के बारे में बात करना है तो आप ये देखो, क्या कहीं एक ऐसा पॉइंट आ रहा है क्या कि जहां पर तीनों ग्राफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हो, मतलब एक दूसरे को कट किया हो। तो आपको देखो मुझे ना 3 कटिंग पॉइंट दिख रहे हैं, एक कटिंग पॉइंट मुझे यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, लेकिन यहां पर भी कार ए और कार बी और कार सी, ठीक है, यहां पर कार बी और कार सी का डिस्टेंस सेम है, उसी प्रकार यहां पर कार सी और कार बी है, ठीक है, और यहां पर कार सी और कार ए है, ठीक है। मतलब कहीं ऐसा आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है जहां पर इन तीनों के ग्राफ ने एक दूसरे को कट किया हो। मतलब ऐसे ये कार ए कार बी कार सी है ना, मान लो एक दूसरी कार है कार सी, ठीक है, जो कि समझो आप, मान लो कि यहां से गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और वो भी यहीं से पास हो गई और ऐसे निकल गई, ये आपके पास मान लो कार सी है। तो यहां पर देखो इस पॉइंट पे कार सी ने भी इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब इस पॉइंट पे तीनों कार सेम डिस्टेंस पर है। लेकिन यहां पर इस ग्राफ में कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर तीनों ग्राफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हो। यहां पर भी 2 ग्राफ कट किए हैं, यहां भी 2, यहां भी 2, मतलब तीनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किए एक टाइम पे। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, आर ऑल द 3 इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द राउट, तो नो, नहीं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। फिर हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस से, बी पासेस से का क्या मतलब है कि जब बी और ए एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए होंगे उस टाइम पे सी ने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया था। तो सबसे पहले आप ये देखो, बी और ए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब किए हैं, तो आप कहोगे ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस समय पे बी एंड ए क्या किए हैं, कट किए हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस समय पे आप बताओ सी कितना डिस्टेंस चल दिया था। तो आपको देखो ये टाइम ये वाला है, ये वाला टाइम है ना, और इस टाइम पे ये सी का डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा आप देखो, ये आपके पास 8 मीटर है यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो ये कुछ 8 मीटर से कम ही है आई थिंक ना, 8 मीटर से कम है, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो डाटा आपको पता नहीं है, ठीक है, आप 7 मीटर लिख लो अप्रॉक्स, ठीक है, आपसे एग्जैक्ट पूछेगा भी नहीं, बेसिकली ये 8 से कम है, ठीक है, लेस देन 8 मीटर, ठीक है, ये 8 मीटर से कम है, ठीक है। मैं इसको अलग से आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो ये बेसिकली कहानी ऐसी है कि एक आपके पास ये है और दूसरा आपके पास ये है और तीसरा आपके पास, एक सेकेंड, देखना ये कुछ ऐसा है, ठीक है, कि एक कार आपके पास ये है, ठीक है, दूसरी आपके पास ये है, ठीक है, और कट किसको कराना है, कट कराना है ए और बी को ना, एक सेकेंड, ए और बी को, तो इसको आप हटाओ, एक आपके पास ये है, ठीक है, ये, और एक आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास बी वाला है और ये आपके पास ए और ये आपके पास सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया ना, मतलब यहाँ पर ए और बी ने एक दूसरे को पास किया होगा रोड पे, मतलब सेम डिस्टेंस पर होंगे इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे ये कुछ यहाँ पर होंगे, मान लो कि ये 4 सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये कुछ 5 मीटर पर है,
ठीक है। तो इस टाइम पे C तो यहाँ पर है ना कुछ, ठीक है, तो 5 मीटर से कम है, तो यही मैं बस यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि 8 मीटर से कम है, ठीक है। आपके पास बुक अगर होगी एनसीईआरटी, आपको खोल के देखना है इस क्वेश्चन को, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट किए, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचो, ठीक है। तो इस टाइम पे इंटरसेक्ट किए होंगे, ठीक है, और इस टाइम पे आप देखो C कहाँ पर है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा 8 से नीचे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो 7 या 7.5 मीटर कुछ ऐसा आपके पास आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद D क्या कर रहा है कि हाउ फार B ट्रेवल, ठीक है, बाई द टाइम इट पासेस C। अच्छा, जब B ने C को पास किया उस समय B कितना चला, तो उस समय वाला पॉइंट कौन सा है जब B ने C को पास किया, B ने C को पास किया, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है। इसी समय तो ये B वाला लाइन है, ये C वाला लाइन है, इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो इस समय कुछ ये डिस्टेंस है, कुछ ये, मतलब 4 से ज़्यादा है ना, तो आप कितना बोल दो, 5 मीटर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अप्रॉक्स होगा, ठीक है, 4 मीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 4 मीटर, ठीक है, ग्रेटर देन 4 मीटर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बस इस क्वेश्चन में तो आपको ये सीखना है कि जहां भी दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वहां पर वो दोनों एक टाइम पर इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और एक चीज और कि ये स्लोप देख करके आपको पता लगाना आना चाहिए कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। स्लोप देख करके आपको पता लगाना आना चाहिए किसकी स्पीड ज़्यादा है। आप हर समय कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, ठीक है। सिंपल ये तो टिक वाला है ना, आपको वैल्यू थोड़ी ना निकालना है, ठीक है। तो ये देख करके आपको स्लोप देख करके पता लगाना आना चाहिए कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, और दूसरा जहाँ पर ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे रोड पे, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे रोड पे, ठीक है। सिंपल सा ये मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और, ये भी आपके पास एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन तो ज़रूरत भी है, क्योंकि आप देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बस कैलकुलेटिव और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा है, स्पीड टाइम आपको ग्राफ दे रखा है, ताकि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, शेडेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, एंड विच ऑफ द पार्ट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार मतलब स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट। तो वो कौन सा पार्ट है ग्राफ का जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, तो आप कहोगे देखो यहां से लेकर के यहां तक वाला, ठीक है, या फिर यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, हाँ बिल्कुल, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब t = 6 सेकेंड से लेकर के t = ठीक है यहां तक, ये जो भी है मतलब t = 6 सेकेंड के आगे, ठीक है, यहां तक, ठीक है, t = 6 सेकेंड के आगे आपका जो ग्राफ है इट इज रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। या फिर आप इसको कौन सा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर आप इसको ए और इसको अगर आप बी बोल दो तो ए बी वाला पार्ट जो है यहाँ पर आपकी स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सिंपल सा मतलब है। ये कुछ ऐसा ग्राफ है ना, तभी तो स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर ये स्पीड, ये टाइम, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, ग्राफ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्राफ बिल्कुल टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और ये जो आपसे पास डिस्टेंस के बारे में इसने बात किया, तो ये t = 0 सेकेंड है, ये t = 4 सेकेंड है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको ये एरिया निकालना है, समझ में आ रहा है आपको, ये वाला टोटल एरिया, ये इस ग्राफ को आपको शेड करना है, ठीक है। और आपको इसने ये पूछा है कि हाउ फार द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। तो 4 सेकेंड में ये एरिया आपको निकालना भी है, तो इस एरिया को निकालना थोड़ा सा टफ है ना, क्यों, क्योंकि इसने आपको सीधा सीधा नहीं दे रखा है, कोई ट्रेंगल है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले ग्राफ को मैं दूसरे पेज पर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जूम करके, ठीक है, फिर आपको ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा। हाँ ठीक है, हो गया। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। पहली बात तो ये यहाँ से लेकर के ये वाला आपके पास पार्ट था, ठीक है, ए बी,
ठीक है, और आपको इस वाले एरिया के बारे में बात करना था, ये वाला एरिया, ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक। ठीक है, अब देखना मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ ये ले लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ना, आपको बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं, जो कि हर एक डब्बा एक स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है, नॉट स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप एक डब्बे का मैं एरिया निकाल दूंगा, आपको यहाँ पर एक टोटल डब्बा गिनना होगा कि टोटल कितना डब्बा है। तो एक डब्बे का एरिया निकलेगा, उसमें टोटल डब्बा आप गिन लो, उतने नंबर ऑफ डब्बे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल एरिया निकल करके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक डब्बे का एरिया निकाल दे रहा हूँ, आप टोटल डब्बा बस गिन लो, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर कहीं आधा है, ठीक है, कहीं पर हाफ है, ठीक है, तो आप उसको आपको अप्रॉक्स कर लेना। ठीक है, बस आपको नंबर ऑफ डब्बा गिनना है, दैट्स इट। तो मैं एक डब्बे का एरिया निकाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप एक डब्बा ले लो कोई भी, जैसे इस डब्बे को आप ले लो, इस डब्बे का एरिया कितना होगा, उसके लिए आपको ये चीज चाहिए। ठीक है, और आपको ये हाइट भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा वो आप देखो। ठीक है, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखना यहां से लेकर के, ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर के t इक्वल टू, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। ठीक है, आप t इक्वल 2 सेकेंड तक देखो कितने नंबर आप डिब्बे हैं, तो आपको देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 2 सेकेंड में, ठीक है, 2 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ डब्बा है, 5 डब्बा है ना, 5 रेक्टेंगल। मैं लिख देता हूं 5 रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब 5 रेक्टेंगल, ठीक है, इसमें आ रहा है 2 सेकंड, ये कवर कर रहे हैं। जब 5 रेक्टेंगल आप रखोगे तो टाइम वाले एक्सिस पर वो 2 सेकंड चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो एक रेक्टेंगल को देखना है, एक रेक्टेंगल को। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल को जब आप देखोगे तो होगा 2/5 सेकंड। ठीक है, मतलब ये जो लेंथ होगा ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये लेंथ होगा 2/5। कितना होगा, 2/5। ठीक है, उसी प्रकार ये हाइट भी आप देखो। ठीक है, तो आप ये देखो, ये आपके पास 2 सेकंड वाला है, तो आप देखो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, वाई एक्स जब आप 3 डब्बा टोटल रखोगे तो आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपको मिल रही है। ठीक है, मतलब 3 रेक्टेंगल, ठीक है, 3 रेक्टेंगल जब आप रख रहे हो तो आपको 2 मीटर पर सेकंड ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल के बारे में जब आप बात करोगे, ठीक है, तो वो आपके पास होगा 2/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हाइट हो गया 2/3 मीटर पर सेकंड, मतलब 2/3। ठीक है, 2/3 सिंपल सा मतलब ये है, ये आपके पास हो गया 2/3। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल का जो एरिया निकल करके आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया कितना है, तो 2/3 इंटू का 2/5, मतलब 4/15 इतना मीटर। ठीक है, मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस देगा ना, तो इतना मीटर। अब आप इसमें टोटल डब्बा गिनो, यहां से लेकर ये टोटल डब्बा आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, उतने नंबर ऑफ डब्बे से आप मल्टीप्लाई कर देना, तब जा करके आपका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो भाई डब्बा क्यों ही गिनोगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपको एक डब्बे के एरिया निकालना है, एक डब्बे के एरिया के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जब आप एक डब्बे के एरिया आप निकाल लोगे, ठीक है, फिर उसमें आप टोटल नंबर ऑफ डब्बा गिन लोगे। टोटल नंबर ऑफ डब्बा गिनने के बाद आप उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाने वाला है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको यहीं तक देखना था। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो झूठ मूठ का आप उसको देखो भी मत, छोड़ो आप उसको। ठीक है, उसको आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, अभी तो जो मैंने जितना ग्राफ को आपको बताया, ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से देखो। जितना मैंने इस पे क्वेश्चन कराया, ठीक है, उसको आप समझने का ट्राई करो। ठीक है, और उन सब क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करो तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा।
ठीक है। और सारे ग्राफ को रीड करने का ट्राई करो ना, एक बार तो आप लिखो फिर आप उसको देखो, ठीक है, कैसे ये रीड किया गया है। तो 2 बार 3 बार 4 बार आप देखोगे तो आपको सारे ग्राफ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। और क्या बात करेंगे, हाँ ठीक है, हम बस इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में ही बात करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो बाय द वे अभी आप यहाँ तक रिवाइज करो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।